स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। इन्वेस्टमेंट रिवीजन कर लेते हैं फटाफट जो पढ़े थे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चा लोग? एज 13 जो डिफाइन किया वो इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट हेल्ड बाय एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंटल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन अदर बेनिफिट्स। बट इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट हेल्ड स्टॉक इन ट्रेड और नॉट इन्वेस्टमेंट। वैल्यूएशन वगैरह सब उनका इसी तरह से होगा, बट वो एज 2 में इन्वेंट्रीज पे आता है। फिर जब आप इन्वेस्टमेंट किए हैं तो हम लोग इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह पे डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें फिक्स्ड इनकम आता है। इसमें 4-5 टॉपिक था बेटा। फर्स्ट था क्या था? कॉस्ट। कॉस्ट में एक फॉर्मेट रेडी हो गया हम लोगों का, दैट इज CI प्राइस माइनस एक्रूड इंटरेस्ट। CI प्राइस से क्या करेंगे? एक्रूड इंटरेस्ट माइनस EI प्राइस आ गया। फिर उसमें ब्रोकरेज, कोई ड्यूटीज, टैक्सेस लगाया तो प्लस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज एक्रूड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर द पीरियड फ्रॉम लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ओके, वेरी गुड। फिर इन्वेस्टमेंट खरीदने का एंट्री सिखा दिए थे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है ना, एक्रूड इंटरेस्ट टू बैंक। आज हम लोग शायद सम्स करेंगे बड़े बड़े, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर कभी कभी बेचते भी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो नेट सेल्स वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ भी CI प्राइस होगा, एक्रूड इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ब्रोकरेज भी माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, ब्रोकरेज भी माइनस, तो नेट सेल्स वैल्यू आ गया। और प्रॉफिट लॉस भी कैलकुलेट करेंगे, है ना बेटा? तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट सेल्स वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड फीफो मेथड से भी जा सकते हो, वेटेड एवरेज मेथड से भी जा सकते हो। पेपर सेटर आपको बताएगा क्वेश्चन पेपर में कि आपको फीफो करना है ना वेटेड करना है। लीफो नॉट अलाउड, कॉस्टिंग में लीफो चलता है। मेथड नहीं बताएगा फीफो या वेटेड, तो बॉन्ड्स डिवेंचर्स वगैरह पे नॉर्मली हम लोग फीफो मेथड फॉलो करते हैं, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर जब हम लोग पढ़ेंगे वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करते हैं। रीज़न है वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करने का, अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डिवेंचर फिक्स्ड इनकम वाला पढ़ रहे, फीफो मेथड। सर मेथड कुछ भी नहीं बताया और एग्जाम में गलती से हमने एवरेज मेथड कर दिया। राइट होगा, बिल्कुल राइट होगा, आइदर फीफो और एवरेज। बट आप कर ही नहीं सकते हो क्योंकि आप 10-20 क्वेश्चंस करोगे फीफो मेथड्स पे, टेस्ट वगैरह दोगे तो आपको तो पता ही चल जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। भूल जाएंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। और चलो भूल गए और एवरेज भी कर दिए तो भी राइट है, फीफो भी कर दिए तो भी राइट है। लीफो कभी भी अलाउड नहीं है, जो मैं सिखाऊंगा भी नहीं आपको, कॉस्टिंग में सीखेंगे। इतना ही था। फीफो मेथड में कैसे, कौन सा माल बेचते हैं? सबसे पुराना माल बेचते हैं। मान लिया जाता है कि सबसे पुराना, और पुराना खत्म हो जाएगा तो फिर नया। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है? जब भी बेचेंगे, आज बेचेंगे, आज कितना तारीख है? 23 जुलाई। तो 23 जुलाई को देखेंगे हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है। सारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बाई क्वांटिटी, सारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बाई क्वांटिटी और करके एक एवरेज रेट निकल जाएगा, और जितना इन्वेस्टमेंट बेचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपको होमवर्क दिया था, इसको कंप्लीट करेंगे। और आज हम लोग वैल्यूएशन पे चलेंगे, और वैल्यूएशन के बाद हमारा सारा बेसिक्स कंप्लीट, हम लोग बड़े बड़े सम्स की ओर बढ़ेंगे। ये दिया था 1 जुलाई को खरीदा था 100 डिवेंचर 102 में, फिर 10 जुलाई को भी 200 डिवेंचर 103 में, और आपने 175 डिवेंचर 105 रुपया में बेच दिया। ब्रोकरेज 1% है, फीफो मेथड से चाहिए, फीफो मेथड से। तो सेल्स वैल्यू कितना लिखे बेटा? फीफो करेंगे पहले, 175 इंटू 105, 18 लेस ब्रोकरेज,
1% of 18375 184 net sales value 18 18 डन। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो 175 डिवेंचर बेचे हैं, तो 175 डिवेंचर फीफो मेथड पे पहले हम लोग यहाँ से ले लेंगे 100 और 75 103 वाला है ना। तो आपने क्या लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, थोड़ा मेरे को बताइएगा। 100 इंटू 102 लिखे होंगे प्लस 75 इंटू 103, टोटल कितना 17 पक्का ना। तो फिर 2 प्रॉफिट, वेरी वेरी गुड, 266 प्रॉफिट हो गया। और बोलिए और क्या था, वेटेड। तो वेटेड होगा, ये सबका राइट है बेटा, आपका गलती है, बोलिए क्या डाउट है। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए क्या प्रॉब्लम है। लास्ट क्लास नहीं आए थे क्या, लास्ट क्लास में किया था ना फीफो मेथड, मतलब पहले ये वाला बेच देंगे, 175 डिवेंचर बेचे हैं, तो फीफो मेथड का मतलब समझाया था क्या, आपको याद है। कौन सा माल बेचा पहले, पुराना कौन सा है, देखो 1 जुलाई वाला, 1 जुलाई वाला 100 डिवेंचर 102 में, ठीक है, लेकिन 175 बेचा है ना, तो बाकी का और 75 कौन सा वाला, 10 जुलाई वाला, तो 10 जुलाई को कितना में खरीदा था 3। तो ये देखो एकदम सेम सम कराया था बेटा, फिगर ही चेंज कर दिया था, तो वो सम भी नहीं समझे थे क्या आप। कौन सा, हाँ चलिए इसको समझ लीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले 102 वाला माल बेच देंगे, फिर उसके बाद 103 वाला, तो हो गया ये। नेक्स्ट इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट एवरेज मेथड पे चाहिए, नेट सेल्स वैल्यू तो 18191 है, लेस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। एवरेज मेथड कैसे बताए थे बेटा, टोटल कॉस्ट बाय टोटल क्वांटिटी इंटू डिवेंचर सोल्ड। टोटल कॉस्ट क्या हो गया था बेटा, 100 इंटू 102, ये इसको मल्टीप्लाई करके कितना आया 10,000, और इसको मल्टीप्लाई 20,000, दोनों को जोड़ लो 30,000, 30,800 डिवाइडेड बाई 300 इंटू, वाह ग्रेट, 17 224 प्रॉफिट। तो एक भी ये क्वेश्चंस नया नहीं था जो आपको कराया था, जैसे वही सेम सम फिगर चेंज कर दिया, तो ये हो गया सबका। हाँ दोनों में प्रॉफिट अलग अलग है, यस बेटा, दोनों का सिस्टम अलग अलग है। आप एवरेज मेथड लगाएंगे तो आपका कॉस्ट अलग दिखेगा, और फीफो मेथड लगाएंगे तो अलग अलग दिखेगा, क्योंकि दोनों का कॉस्टिंग अलग अलग होता है। बट आईसीआई दोनों मेथड अलाउ करता है, आप कुछ भी कर लो, दो मेथड पे प्रॉफिट अलग अलग ही आएगा। आपका दोस्त फीफो करेगा, आप एवरेज करोगे, दोनों एक्सेप्टेबल है, ऑडिट में जाएंगे दोनों राइट है, और दोनों ही एक्सेप्टेबल है, बट प्रॉफिट अलग अलग आएगा, कोई रॉन्ग नहीं है। ऑडिट में जाके आप इसको गलत नहीं बोलेंगे। सो
आज हम लोग फाइनल अच्छा वाला क्लास करने वाले हैं, जिसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल शुरू कर सकते हैं। आपको बुक वगैरह खोलना नहीं है, सब कुछ कॉपी में होगा। पहले समझिए, हम लोग कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट एक होता है ना, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए करते हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। लॉन्ग पीरियड के लिए, या कभी कभी ऐसे इन्वेस्टमेंट करते कि कुछ दिन में बेच देंगे। तो जितने भी आपके क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट है उसको क्लासिफाई करना होता है कैसा इन्वेस्टमेंट है। एक करेंट इन्वेस्टमेंट होता है और एक लॉन्ग टर्म। करेंट इन्वेस्टमेंट वो होते जो आपने खरीदा है बट एक साल से ज़्यादा नहीं रखना है, खरीदे हैं विथ इंटेंशन ऑफ होल्डिंग नॉट मोर देन 1 ईयर। कोई भी इन्वेस्टमेंट खरीदा है तो आप वैल्यूएशन करते समय पूछेंगे क्या है आपका इच्छा। क्लाइंट जी बोलेंगे नहीं, इसे 6 महीना में बेच देंगे, 10 महीना में बेच देंगे, 11 महीना में बेच देंगे, 12 महीना के अंदर बेच देंगे। तो आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उसे कहेंगे करेंट इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में करेंट इन्वेस्टमेंट को दिखाने का जगह अलग होता है। और हम जैसे लोग खरीदते इन्वेस्टमेंट बुढ़ापे का सहारा है तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में जब आप बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लिखने का जगह अलग होता है और करेंट इन्वेस्टमेंट लिखने का जगह अलग होता है, और वैल्यूएशन का तरीका भी अलग अलग होता है। तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीखेंगे आपके क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लिया, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे, तो अपने क्लाइंट से पूछेंगे। तो या तो करेंट इन्वेस्टमेंट होगा या तो लॉन्ग टर्म। सो करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली रियलाइजेबल। रेडिली रियलाइजेबल मतलब जब चाहे तब बेच सकते हैं। वैसे इन्वेस्टमेंट जब चाहे तब बेच सकते हैं एंड इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड। तो वो सारे इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल से ज़्यादा नहीं रखना है, 1 साल से ज़्यादा नहीं रखना है और जब चाहे तब उसे बेचकर पैसा मिल जाएगा। सो वैसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट। 2 पॉइंट है करेंट इन्वेस्टमेंट का, एक है रेडिली रियलाइजेबल, रेडिली रियलाइजेबल एंड इंटेंशन इज नॉट टू कीप मोर देन 1 ईयर। बोलो बेटा, अब जिंदगी भर का सहारा यही सब। करेंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली रियलाइजेबल, जब चाहे तब बेच लो, एंड इंटेंशन इज नॉट टू कीप फॉर मोर देन 1 ईयर। इसको बोलते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या बोलेंगे, एज 13 क्या बोलता है, जो करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। दैट इज वैसे इन्वेस्टमेंट जिसको आप 1 साल से ज्यादा रखना चाहते हो, वैसे इन्वेस्टमेंट जिसको आप 1 साल से, समझ में आ रहा है भाई, बोलो, मैं तो सिंपल से तो बात है ये, 1 साल से ज्यादा रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म। तो करेंट का 2 पॉइंट को पकड़ के रखना, रेडिली रियलाइजेबल एंड नॉट मोर देन 1 ईयर, एग्जैक्टली 1 ईयर तक रखना है। तो आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे 31 मार्च को, क्लाइंट का, मे भी कोई कंपनी का, मे भी हम जैसे लोगों का, तो इन्वेस्टमेंट को कभी फिक्स एसेट्स के साथ दिखा देंगे उधर, कभी करेंट में दिखाएंगे। तो पूछेंगे हमसे, नॉर्मली लैंड एंड बिल्डिंग जो खरीदते हैं ना, नॉर्मली, नॉट नेसेसरीली, जमीन, लैंड, बिल्डिंग ये सब खरीदते हैं ना, गोल्ड नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि जमीन का वैल्यू तो इतना जल्दी बढ़ता नहीं है ना। गोल्ड नॉर्मली, नॉट नेसेसरी ऑलवेज, मैं 2 महीना में जमीन भी बेच सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को पता है कि ये जमीन का वैल्यू बढ़ने वाला है, तो मैं खरीद के 3 महीना 4 महीना बाद बेच सकता हूँ। बट नॉर्मली कुछ नहीं बोले, क्लाइंट से बात ही नहीं हो पा रहा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को क्या मान लेंगे, लॉन्ग टर्म। और शेयर्स वगैरह लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, करेंट,
मेरे पास बहुत सारे कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने 10 साल पहले खरीदा है, तो वो तो मेरे लिए क्या है, लॉन्ग टर्म। और आप भी शेयर्स खरीद सकते हो, 6 महीने के अंदर बेच भी सकते हो, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, करंट। सो ये समझ में आया बेटा, ये लिखाएंगे, लेकिन एक बात और बताना है, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे। इस पे बहुत क्वेश्चंस है, एकदम 5-5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट सीख लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म। तो करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर दोज इन्वेस्टमेंट्स विच आर रेडिली realizable and intention is not to keep more than 1 year from the date of purchase, from the date of purchase, जिस दिन खरीदा। आज कितना तारीख है, 23 जुलाई। आज तो बहुत इंडिया, अगस्त, आज तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है ना आप लोग के लिए। आज तो शाम को एकदम पार्टी वार्टी घर में सब कुछ चलेगा। ओके ठीक है, कल से तो आप लोग कुछ अलग ही बदल के ही आओगे कि हम लोग, हमारे साइंटिस्ट चंद्रयान पे पहुंच गए, हम लोग तो सीए इंटर एक बार में बहुत ग्रुप मार देंगे रैंक वैंक के साथ, ऐसा फीलिंग्स लेकर आओगे। वो सक्सेस होगा तो आपके अंदर का भी तो मनोबल बढ़ेगा ना। आगे यस, क्या बोल रहे थे, बोलते बोलते उधर चले गए। आज 23 अगस्त है, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, आज से मैं उसे 12 महीना से ज्यादा रखना चाहता हूं, तो आप लोग क्या बोलोगे, लॉन्ग टर्म। नहीं, आज से 12 महीना के अंदर बेचना चाहते हैं, करेंट, पक्का, दैट्स इट। सर इसका बैलेंस शीट में कहाँ का दिखाना वो तो बता दिया। और वैल्यूएशन साल के लास्ट में इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन होता है, वैल्यूएशन। तो करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन होता है, इसका कॉस्ट देखते हैं और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। करेंट इन्वेस्टमेंट तो हम लोग बेचने के लिए रखे हैं ना, करेंट इन्वेस्टमेंट्स को तो बेच ही देंगे 1 साल के अंदर। तो फिर हम लोग देखते हैं कॉस्ट प्राइस, जो हम लोग सीखे थे, कॉस्ट और उसका फेयर मार्केट वैल्यू। क्या वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। जो लोअर रहेगा उसी पे करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू करेंगे। जैसे आप लोग इन्वेंट्री का करते होगे क्लास 11-12 पे, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। आप लोग 12 बीकॉम वगैरह पे हमेशा करते, क्योंकि जिसे बेचने के लिए रखे तो उसका कॉस्ट भी देखेंगे और मार्केट प्राइस भी देखेंगे। हमेशा 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 मार्केट प्राइस ज्यादा रहता है, कॉस्ट प्राइस कम रहता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे 10,000 पे कॉस्ट है और उससे बेचेंगे तो 11,000 मिलेगा, उसे बेचेंगे तो 11,000 मिलेगा, तो उसका वैल्यूएशन किस पे करेंगे, कॉस्ट पे। तो नॉर्मली सिंपल सा बात है, ये कैलकुलेटर मैंने खरीदा 500 में खरीदा तो इसका वैल्यूएशन 500 ही करेंगे। तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट 10,000 में खरीदा तो उसका वैल्यूएशन भी क्या करेंगे, 10,000। इसमें कोई मतलब ही नहीं है बात सोचने का। कभी कभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम जाता है, कभी कभी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम जाता है। 10,000 में खरीदे थे बट उसका वैल्यू कितना है, 9,500। तो अकाउंट्स में एक कंसेप्ट है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। अकाउंट्स का कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कि अगर हमको लगता है कि हमें फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो आज ही लॉस दिखा दो, बट फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो प्रॉफिट दिखाने का जरूरत नहीं है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट नाम सुना है क्या, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस या प्रोविजन फॉर बैड डेट का भी मिला होगा 11-12 बीकॉम में। प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी फ्यूचर में पैसा डूबेगा बट आज ही अकाउंट्स में दिखा देते हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट को खरीदा है 10,000 में, फ्यूचर में बेचेंगे 9,500 में, तो कितना लॉस हो जाएगा, 500, तो आज ही अकाउंट्स में दिखा देंगे। इसीलिए करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करते कॉस्ट प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट प्राइस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा रहता है, हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वैल्यू कम है तो फिर हम लोग कम वैल्यू दिखा देंगे। सर लॉस हो जाएगा, 10,000 में खरीदा 9,500 तो लॉस को पीएल में दिखा देंगे।
एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस आज क्या है नहीं देखेंगे, क्योंकि उसे हम लोग बेचेंगे नहीं, हमारे बुढ़ापे का सहारा है। हम तो 10 साल बाद बेचेंगे, हम तो 20 साल बाद बेचेंगे, तो आज का मार्केट वैल्यू देखकर कोई मतलब नहीं है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट, and current investment you are going to sell it very soon. So if there is downfall in market price कम होता है तो आप मार्केट प्राइस पे दिखा दो लॉस, आज दिखा दो। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस से कोई कनेक्शन नहीं है। आज मेरा इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस क्या है उससे हमको क्या लेना देना। हम आज बेचेंगे न 5 साल बाद बेचेंगे, 5 साल बाद, तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ मार्केट प्राइस का कोई चक्कर नहीं है। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस। तब तक 5 साल में तो कितना बार मार्केट प्राइस चेंज हो जाएगा, हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट 31 मार्च को बैलेंस शीट में दिखाते समय देखेंगे आपने कितना में खरीदा, कॉस्ट प्राइस और उसका फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होता है सब कुछ बताएंगे। तो ये दो बातें हैं हमारी पढ़ाई पे आज। एक तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या क्या टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला? शॉर्ट टर्म नहीं बोला बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट में दो बातें हमेशा ध्यान रखना है, रेडिली रियलाइजेबल, नॉट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, टू बी नॉट फॉर मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का तो ऐसे ही पता चल जाएगा, अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। बेयर एक्ट में तो यही लिखा है, अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। आप उसको ऐसे बोल दो या मोर देन 1 ईयर बोल दो, कुछ भी। एंड इसका जरूरत है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में आप इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे, कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे? सो सिंपल, कॉस्ट पे दिखाते हैं, कॉस्ट पे। जितना भी मैं खरीदा उतने ही पे तो दिखाऊंगा, कॉस्ट पे। एसी वगैरह रहता है तो क्या होता है, कॉस्ट दिखाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस। फर्नीचर होता है तो कॉस्ट डेप्रिसिएशन माइनस। बट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन क्या चीज का? सो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। बट कभी कभी ऐसा होता है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया, तो गिर गया तो अकाउंट्स का कंसेप्ट प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, मेक प्रोविजन फॉर लॉसेस। दैट इज आपकी जिंदगी में कोई गम आने वाला है, फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसे आज ही अकाउंट्स में दिखा दो, आज ही अकाउंट्स में दिखा दो। लेकिन फ्यूचर में प्रॉफिट आने वाला है तो अभी दिखाने का जरूरत नहीं है। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, 10 में खरीदा 12,000 है, तो आज 12,000 दिखाकर प्रॉफिट दिखाने का जरूरत नहीं है। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट, 10 का माल 9,000 हो गया, लॉस दिखा दो। इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिखाते कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू का मतलब बताऊंगा, मार्केट वैल्यू को बोलते हैं फेयर वैल्यू, मार्केट में जितना में बिकेगा उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू, दैट इज मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। और सर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, तो लॉस कभी भी होगा, जिंदाबाद भाई, आपका पीएल जिंदाबाद। कभी भी लॉस होगा, खुशी या गम डालेंगे पीएल में, हम पीएल में डाल देंगे। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। आज का मेन मुद्दा यही दो टॉपिक था। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। इसका मार्केट प्राइस से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसे बहुत साल रखने का इंटेंशन है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। बट जिस कंपनी में आपने काम किया है, अदानी में इन्वेस्टमेंट किया, उसके अगेंस्ट इतना बड़ा एलिगेशन है कि उन्होंने बहुत घपला वपला किया है, तो उनके शेयर्स का वैल्यू कम जाएगा, उनके बिजनेस का वैल्यू कम जाएगा। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है सेबी वगैरह का।
सुप्रीम कोर्ट भी लगा इसके पीछे। अगर वो फाइनली गलती पकड़ा जाता है अदानी जी का, तो उनके जो एसेट्स है उसका वैल्यू कम जाएगा, उनके बाज़ार में वैल्यू कम जाएगा, उनके बिजनेस में लॉस होने लगेगा, तो हम लोग जो इन्वेस्टमेंट किया उसका वैल्यू भी कम जाएगा। और मैं तो सोचा था अदानी में लगा लो, 60 साल जब मेरा एज हो जाएगा उसके बाद बेचेंगे, बहुत कमाएंगे, तो मेरी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। बट जो अदानी का अगर डाउनफॉल हुआ तो वो परमानेंट डाउनफॉल हुआ ना, टेम्प्रोरी डाउनफॉल होगा। बहुत बड़ा करप्शन किया था, तो उनका वैल्यू क्या गिरेगा, कुछ दिन के लिए ना, हमेशा के लिए, कुछ दिन के लिए। बहुत बड़ा करप्ट थे वो, बहुत घपला किए, तो उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, कुछ दिन के लिए रहेगा ना, लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड। तो बेटा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आरजी ने किया है अदानी ग्रुप में। बट अदानी ग्रुप बहुत, सपोज फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दिया कि नहीं उन्होंने गड़बड़ किया है, तो उनका तो लॉन्ग टर्म उनका वैल्यूएशन कम जाएगा, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम कर देंगे। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। बट जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया था लॉन्ग टर्म के लिए, वो घपलाबाज कंपनी निकला, वो कंपनी का रेपुटेशन बहुत खराब हो गया, भयंकर लॉस करने लगा, तो फिर मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी तो कमेगा। तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए कमेगा ना, लॉन्ग पीरियड के लिए कम जाएगा, लॉन्ग पीरियड, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम कर दूंगा। तो पहले ऐसे बोले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे, किस पे बेटा, कॉस्ट पे। सर आपने जहां इन्वेस्टमेंट किया उसका वैल्यू कम गया आपका, कोई बात नहीं बेटा, फिर बढ़ जाएगा, मैं तो बहुत बाद में बेचूंगा। ठीक है सर। सर नहीं सर, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना सर, वो घपला कंपनी है, उसका ना वो आपका जो वैल्यू गिरा है ना, वो टेम्पोररी नहीं है, वो परमानेंट है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम कर देंगे। इन सब बातों को मैं बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाऊंगा और इसके बाद हमारा तैयार हो गया। तो मैं दो बात क्या क्या बताया, पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्या क्या है बेटा, करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। पक्का करेंट इन्वेस्टमेंट दो कीवर्ड क्या क्या याद रखना है, readily realizable and intention is not to keep for more than 1 year, that's it, fine, and all investment other than current is long term। पहले एक बार इतना लिखा के एग्जाम्पल कराएंगे, फिर वैल्यूएशन पे आएंगे और फिर उसके बाद हमारा सम शुरू हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना एग्जाम्पल्स मैं देता हूँ आप लोग घर में उसको रिवाइज कीजिए। आप बहुत कमज़ोर है तो आप 5 बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आगे कुछ नया मिलने वाला नहीं है। आज के बाद आगे एक सम में एक भी नया पॉइंट मिलने वाला नहीं है। सो जो आपके कॉपी में लिखा गया वही आपके एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चन पेपर है। सो आगे मेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप रोज रोज मेरे से फीफो और वेटेड या सीआई ईआई पूछोगे तो फिर वो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। सो आपकी कॉपी में जो लिखाया गया वही है। हाँ, अगर नहीं समझ पाते, डाउट है, तो एवरी संडे को 3 बजे से ग्रुप में मैसेज आएगा, मैं यहाँ बैठूंगा, आप लोग किताब कॉपी लेकर आना और मैं अकेले समझाऊंगा। बट मेजॉरिटी पोर्शन इतना बेसिक्स में मैं पढ़ाता हूँ, इतना बेसिक्स पे कि वो खुद ही समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आया तो मैं आपके साथ हूँ। आप वीडियो भी देख लो, मेरा पूरा लाइव वीडियो एज इट इज आपको मिल जाएगा आज से, रोज ऑल लेक्चर्स का। और उसके बाद भी नहीं होता है तो संडे को शाम को आ जाएंगे आप लोग मेरे पास। बट ये मान लेना कि सम्स में कुछ भी नया नहीं मिलेगा। जो बच्चा एकदम अच्छा से मेरा सारा एग्जाम्पल्स को कॉपी बंद करके रफ में सोल्व करना, कॉपी बंद करके रफ में सोल्व, तो ये जो सम्स आने वाले हैं ना, ये सम्स एग्जाम्स के, ये सारे सम्स आप ही कर लोगे, मैं तो फॉर्मेलिटीज करूंगा। सो जो बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ होता है, 1-2 बार देख लेना, फिर एक रफ कॉपी लेना, रफ कॉपी में एग्जाम्पल लिखकर सोल्व करना। गलती होता है कोई बात नहीं, फिर से आंसर पढ़ना, कंसेप्ट पढ़ना, फिर करना, 5 बार में हो जाएगा। और नहीं होता है तो वीडियो देखना, वीडियो भी नहीं होता है तो संडे को आ जाना। बट सबको पास करना है, एकदम आसान है पढ़ाई, एकदम आसान है पढ़ाई, कोई टफ नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट क्लियर चाहिए, सम्स आपके पीछे पीछे भागेगा और आप फेस टू फेस पढ़ो, वीडियो देखो, अनलिमिटेड टाइम्स हम लोग कुछ चैप्टर्स का वीडियो दे देंगे, देखो और फिर सारा एग्जाम्पल्स को रफ कॉपी में सोल्व करो, कैलकुलेटर में नहीं, रफ में सोल्व करो। हो जाता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो फिर से वीडियो देख लो।
और उसके बाद भी नहीं होता है तो आजा बेटा संडे को, मैं फिर से पढ़ाऊंगा। बट कभी भी डरना नहीं, सीए टफ है ऐसा नहीं, अब तो और आसान कर दिया, 3 पेपर ही तो कर दिया, एग्जाम्पल्स पढ़ना है आपको। तो चलिए हम लोग नोट्स नंबर कितना पे पहुंच गए थे बेटा? लास्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिखाए थे ना? कितना नंबर पॉइंट था? नोट नंबरिंग रखना मेंटेन, सो डैट रिवीजन में बड़ा मजा आएगा, पॉइंट वाइज पढ़ोगे तो। नहीं, एक पॉइंट लिखे थे उसके अंदर चल रहा था ना सारा। नहीं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स डिवेंचर्स सिक्योरिटीज लिखे थे। पॉइंट सेकंड के अंदर पॉइंट चल रहा था, देखो सेकंड के अंदर पॉइंट 1 था कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉइंट 2 था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉइंट 3 था प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पॉइंट 4 क्या था? पॉइंट 4 वैल्यूएशन था क्या? वैल्यूएशन ही लिखे, पॉइंट 4 लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर 1 करेंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 1 करेंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बैलेंस शीट में दिखाना है आपको। तो करेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है लिखेंगे, करेंट इन्वेस्टमेंट current investment is equal to readily realizable, मतलब every time ready है, readily realizable and is intended, readily realizable and is intended to be held, and is intended to be held। स्पेलिंग वगैरह प्रॉब्लम होगा बोर्ड पे देखना। इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड, फ्रॉम द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड, फ्रॉम द डेट on which investment is made। so 2 बात आपको बोलना है, बोलते बोलते मेरा कॉस्टिंग अकाउंट्स टैक्स याद करना है। कीवर्ड क्या क्या है बेटा? readily realizable and intention is not to keep for more than 1 year from कौन सा डेट से? इन्वेस्टमेंट इज मेड। बैलेंस शीट का डेट नहीं, आज 23 अगस्त है, आज से 1 साल के अंदर, आज खरीदा हूं मैं, आज से 1 साल के अंदर बेचना है तो उसे क्या बोलेंगे? करेंट। अब देखो आगे चलकर प्रॉब्लम होगा इंटेंशन। आप मेरे सीए हो, मैंने बोल दिया कि इन्वेस्टमेंट को मैं बेचूंगा, 10 महीना के अंदर बेच दूंगा, तो आपने क्या टैग लगा दिया? करेंट। फिर क्या हुआ ना, 5, 6, 7, 8 में 9 महीना हो गया, अब मेरे को मन नहीं कर रहा उस इन्वेस्टमेंट को बेचने का, इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि बेचने का मन नहीं कर रहा है। तो आप थोड़ी ना बोलोगे नहीं नहीं सर आपको तो बेचना ही पड़ेगा, आप तो बोले ही था बेचना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो मैं बोलूंगा नहीं नहीं इसे तो मैं रखूंगा 10 साल, तो फिर करेंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाई कर देंगे लॉन्ग टर्म पे, करेंट इन्वेस्टमेंट रिक्लासीफाई कर देंगे लॉन्ग टर्म। तो उसको कैसे डील करना है वो भी आपको सिखाया जाएगा। ऐसा हो सकता है रियल लाइफ में ना, नहीं हो सकता है। देखो रिक्लासिफिकेशन, आपके क्लाइंट ने आपने क्लाइंट से पूछा साहब क्या करना है, अरे बेचेंगे 1 साल के अंदर, टन से करंट के हिसाब से हिसाब किताब कर दिए और अब बोल रहे कि नहीं बेचेंगे, तो फिर उसको री क्लासिफाई करंट से लॉन्ग टर्म।
इस तरह से मैंने सोना खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, और आपने पूछा क्या करोगे, बोले नहीं रखेंगे 5 साल 10 साल रखेंगे, तो आपने टेक लगा दिया हमारा उस इन्वेस्टमेंट को क्या, लॉन्ग टर्म। अब फिर मेरे को मन कर रहा नहीं बेचने का, अभी जब इन्वेस्टमेंट खरीदा उसके अभी अभी बोला लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है, और आपने उसके हिसाब से काम कर दिया, फिर 5 6 7 8 महीना के बाद बोल रहा है कि नहीं इसे तो हम बेचेंगे, तो लॉन्ग टर्म भी रिक्लासीफाई हो जाएगा करेंट पे। सब कुछ ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डील कर लेंगे फॉर द टाइम बिंग। तो करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये 1 ईयर कहां से देखा जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड। बैलेंस शीट के डेट से मत देखना, बैलेंस शीट के डेट के दिन ही चाहिए कि कौन सा वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाए, तो बट उस दिन से नहीं देखना है जिस दिन इन्वेस्टमेंट इज मेड। ओके, 2 टर्म फटाफट बोल दो सो डेट में आप आगे बढ़ो। अब तो जिंदगी भर के लिए देख के जा रहा हूं आपको। करेंट इन्वेस्टमेंट रेडिली रियलाइजेबल इंटेंशन इज नॉट टू कीप फॉर मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या परचेज, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, कुछ भी लिखना, बस फ्रॉम द डेट ऑफ लिखना ही पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, परचेज, एकदम सिंपल आपका इंग्लिश, एज इट इज इंग्लिश नहीं चाहिए। 1-2 टर्म लिख दो तो कॉपी चेक करने वाला गदगद हो जाते, खुश हो जाते, नहीं लिखो तो भी खुश हो जाते, सब ठीक है, बट मेरे को पता है क्या क्या लिखना है, तो ये 2 टर्म ध्यान रखो, भूल भी जाओ तो नो प्रॉब्लम। रेडिली रियलाइजेबल, यस यस यस, आपको भी याद रखना है। ओके, एंड 1 साल बैलेंस शीट के डेट से मत देखना, अभी मैं उल्लू बनाने वाला हूं क्वेश्चन में, ध्यान रखना। 1 साल कब से देखा जाएगा, जिस दिन आपने खरीदा है। चलो अब चले नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डेफिनेशन तो यही लिखेंगे जो बेयर एक्ट में लिखा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। Long term investment is an investment. Long term investment is an investment other than current investment. That is intention to be held for more than 1 year. That is intention to be held for more than 1 year. Intention to be held for more than 1 year. 1 साल से ज़्यादा रखने का इच्छा है आपकी उस इन्वेस्टमेंट को, तो आप क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म। और 1 साल के अंदर ही बेचना है, मतलब 1 साल तक या उसके अंदर ही बेचना है तो करेंट। डन बेटा, बस 1 साल का बात है, वो रेडिली रियलाइजेबल। लॉन्ग टर्म में रेडिली रियलाइजेबल ये सब का कोई मतलब नहीं है, रेडिली हो चाहे ना हो, बट 1 साल से ज़्यादा रखेंगे तो लॉन्ग टर्म। डन। अब हम लोग जब सम्स करेंगे तो कभी कभी बता देता है कि ये करेंट है, ये लॉन्ग टर्म है, करेंट इंटेंशन बता देगा, कभी कुछ नहीं बोलेगा। ऐसे बोल दिया कि मिस्टर रमेश गुप्ता परचेज अ डिवेंचर ऑफ अंबानी, कुछ नहीं बोला, शॉर्ट करेंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, तो आप दोनों आंसर सोचोगे, आप दोनों सोचोगे, करंट भी सोच सकते हैं, लॉन्ग टर्म। आप 2 आंसर लिखोगे। इफ इंटेंशन इज नॉट टू कीप फॉर मोर देन 1 ईयर इट विल बी ट्रीटेड एज करंट इन्वेस्टमेंट। इफ इंटेंशन इज टू रिटेन फॉर मोर देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म। बट एक आंसर नहीं लिख सकते आप, दोनों लिखना पड़ेगा। नॉर्मली प्रॉपर्टीज में गोल्ड, लैंड, बिल्डिंग, नॉर्मली नॉट नेसेसरीली, प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टमेंट होता है, आप सोचो अपने पेरेंट्स के बारे में, जमीन खरीदे होंगे बहुत पहले, बिल्डिंग खरीदेंगे बहुत पहले, तो लॉन्ग टर्म होता है। क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म। बोल देगा लैंड खरीदा 6 महीना में बेचेगा तो करेंट है। कुछ नहीं बोला तो हमारे अंदर होता है ना कि जमीन उमीन का वैल्यू ना 2 दिन में नहीं बढ़ता है, लॉन्ग पीरियड। तो नॉर्मली क्या लिया जाता है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी सच एज लैंड इन बिल्डिंग को क्या मानते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म। नॉट नेसेसरीली, मेरे पास अभी बहुत अच्छा एडमिशन हुआ, मैंने एक फ्लैट खरीद लिया और फ्लैट खरीद लिया 6 महीने के अंदर बेच देंगे, 9 मंथ्स के अंदर बेच देंगे, तो मेरे लिए तो करंट ही हो जाएगा। तो नॉर्मली ये देखा जाता है, बोल देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे आंसर में लिखेंगे, लॉन्ग टर्म में लिखेंगे। नॉर्मली
investment in land oblique building is treated as long-term investment. Investment in land building, normally investment in land building is treated as long-term investment if problem is silent. If problem is silent. If problem is silent. Then एग्जाम्पल लिखेंगे. मिस्टर एक्स परचेज्ड शेयर्स ऑब्लिक डिवेंचर्स of XYZ Limited. Mr. X purchased shares oblique debentures of XYZ Limited with the intention to sell within 1 year. With the intention to sell within 1 year. तो आंसर क्या होगा? With the intention to sell within 1 year from the date of purchase. From the date of purchase. From the date of purchase. तो आंसर हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट. मान लेंगे रेडिली रियलाइजेबल है तो ये क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन 2. Intention is not to sell within 1 year. Intention is not to sell within 1 year. Intention is not to sell within 1 year from the date of purchase. Intention is not to sell within 1 year from the date of purchase. Intention is not to sell within 1 year from the date of purchase. तो क्या होगा? आंसर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. नेक्स्ट. मिस्टर एक्स परचेज्ड लैंड ऑफ ₹5 lakh. Mr. X purchased land of ₹5 lakh as an investment. Mr. X purchased land of ₹5 lakh as an investment. 5 लाख का लैंड खरीद लिया एज एन इन्वेस्टमेंट. अब हम कुछ नहीं बताएंगे कि वो क्या इंटेंशन है. तो आपको 2 आंसर लिखना पड़ेगा. पहला आपके दिल दिमाग में चले ओ जमीन खरीदा तो लॉन्ग टर्म. फिर नहीं क्या पता वो सेल भी करना चाहता है तो करें. लेकिन पहला जो व्यू आना चाहिए आपके अंदर से, ऑडिट में जाएंगे तब लॉन्ग टर्म. ठीक है ना? तो मैं 2 आंसर लिखाऊंगा. नंबर 1, जनरली इन्वेस्टमेंट इन लैंड is of long-term nature. Generally, investment in land is of long-term nature, so classified as long-term investment. So classified as long-term investment. Generally, investment in land is of long-term nature, so classified as long-term investment. ठीक है ना? Next para. If investment in land is made, if investment in land is made with the intention of not holding, if investment in land is made with the intention of not holding, with the intention of not holding for more than 1 year, not holding for more than 1 year from the date of investment,
from the date of investment, it is classified as current investment. It is classified as current investment. क्लियर? तो आज फर्स्ट कंसेप्ट सीख लिए आपके क्लाइंट के इन्वेस्टमेंट या तो करेंट होगा या लॉन्ग टर्म. करेंट का readily realizable intention not to keep for more than 1 year from the date on which investment is made, and बाकी का सब क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म. जब पेपर सोल्व करेंगे कुछ नहीं बताएगा तब दोनों एजम्पशंस पे चलेंगे. जब रियल लाइफ पे सीए इन प्रैक्टिस रहोगे तब तो क्लाइंट से पूछ ही लोगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. यहाँ पे दोनों ऑप्शन चलेगा. अब बेटा वैल्यूएशन कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट में आएंगे बेटा. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, that is carrying amount of investment. Valuation of investment, that is carrying amount of investment. वैल्यूएशन को बोलते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. कैरिंग अमाउंट मतलब बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे. सब कुछ बोर्ड पे दिखेगा आप लोगों को, कभी कुछ मिस हो जाए तो बोर्ड पे दिखना, सब कुछ बोर्ड पे दिखेगा. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो बेटा वैल्यूएशन एक तो आपका कैसा इन्वेस्टमेंट होता है करेंट, और एक कैसा होता है लॉन्ग टर्म. करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही होता है. जिंदगी में हर एक चीज का वैल्यूएशन कॉस्ट पे ही होता है. कॉस्ट पे कॉस्ट भी देखेंगे और इसका फेयर वैल्यू भी देखेंगे. फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का मीनिंग सिखाएंगे. कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. लोअर नॉर्मली कॉस्ट ही दिखाना चाहिए. सो सिंपल, जितना में खरीदा वही कॉस्ट दिखाओ. कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है उसका वैल्यू कम गया तो आपका लॉस होने वाला, वो इन्वेस्टमेंट लॉस कराने वाला है. तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि आपकी जिंदगी में फ्यूचर में खुशी आने वाला है, प्रॉफिट. तो नहीं नहीं, अभी नहीं, सीए इंटर पास करने का करो इंतजार. खुशी होने वाला है फ्यूचर में तो आज नहीं दिखाना यार, इंटर पास करने के बाद खुशी मनाना. और गम होने वाला है आपके जिंदगी में, फ्यूचर में लॉस होने वाला आपके जिंदगी में, तो आ गले लग जा. आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, उसको आज ही गले लगा ले. किसको? गम को. तो जितने गम होने वाले हैं आपके पास सबको गले लगा लो. गम तो तभी होगा सारा दिन पढ़ोगे, गम तो तभी होगा मोबाइल ऑफ करोगे, गम तो तभी होगा सोशल मीडिया से निकलोगे, गम तो तभी होगा दोस्तों को छोड़ोगे, गम तो तभी होगा नींद कम करोगे. ये सब जितना गम करने वाला है ले लो, आप इंटर पास कर लोगे, फिर खुशी मनाना फाइनल में ऑफिस में जाकर. सुनो, तो कॉस्ट पे ही वैल्यू होता है, बट लॉस होने वाला है तो लॉस दिखा देंगे. तो कॉस्ट और फेयर मार्केट फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. तो बताओ करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे करेंगे? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर. लोअर हर एक इन्वेस्टमेंट का, जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री में मैंने किया तो उसका वैल्यूएशन अलग करेंगे. मैंने इक्विटी शेयर्स टाटा ग्रुप का भी खरीदा तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ टाटा ग्रुप का अलग करेंगे. मैंने इन्वेस्टमेंट और भी कोई कंपनी में कर लिया तो वहां का अलग करेंगे. अलग अलग इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना अलग अलग. मैंने एक्स लिमिटेड का शेयर्स खरीदा उसका वैल्यूएशन अलग, मैंने वाई लिमिटेड का शेयर्स खरीदा उसका वैल्यूएशन अलग, मैंने जेट लिमिटेड का शेयर्स खरीदा उसका वैल्यूएशन अलग. 3 इन्वेस्टमेंट का अलग अलग, एक साथ मिलाकर नहीं, तीनों का अलग अलग. और कॉस्ट और फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू का मतलब होता है मार्केट वैल्यू. बेयर एक्ट में लिखा है फेयर वैल्यू का मतलब होता है जिस वैल्यू पे इस प्रॉपर्टी को एक सेलर बायर एक्सचेंज करेगा. बेयर एक्ट में लिखा है एस का, आपको बेयर एक्ट दिखाया नहीं जाता बट मिलेगा आपको बेयर एक्ट
ओरिजिनल लॉ में लिखा है फेयर वैल्यू इज द प्राइस जिसमें एसेट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सेलर एंड बायर। एक नॉलेजेबल सेलर, एक नॉलेजेबल बायर जिस वैल्यू पे एसेट को एक्सचेंज करता है उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। फिर बोला है मार्केट वैल्यू ही फेयर वैल्यू है। क्या बोला? मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि जिस वैल्यू पे इस एसेट्स को बेच पाएंगे, जिस वैल्यू पे इस एसेट्स को बेच पाएंगे। मार्केट वैल्यू मतलब सेल्स वैल्यू लेस एक्सपेंसेस। ये तीन टर्म है एक साथ। फेयर वैल्यू एक्ट में लिखा है इज द वैल्यू एट विच दिस एसेट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल सेलर एंड नॉलेजेबल बायर। मार्केट वैल्यू इज टेकन एज फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? इस एसेट्स को बेचेंगे, बेचकर मेरे पॉकेट में जितना रुपया आएगा उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। उसी को भी बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सबको समझाएंगे धीरे धीरे। अभी तो एक टर्म सुन लो ना, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर फॉर द टाइम बिंग इतना। फिर फेयर वैल्यू क्या होता है वो भी लिखाएंगे। फिर फेयर वैल्यू से आएगा मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू क्या होता है वो लिखाएंगे। मार्केट वैल्यू से आएगा सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू क्या होता है वो भी लिखाएंगे। ये सब एक्ट है, आपको एक्ट पढ़ रहे हो। बट फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ओके, करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन। और कुछ लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कोई लॉस हो जाएगा तो लॉस को कहां डाल देंगे? पीएल में। लॉस को पीएल में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। मैं करंट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखना। मैंने इन्वेस्टमेंट खरीदा, कॉस्ट 10,000 और उसका फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, उसका वैल्यू है 11,000। मैंने इन्वेस्टमेंट 10,000 में खरीदा और उसका वैल्यू है 11,000। मेरे को आंसर चाहिए। वैल्यूएशन क्या दिखाएंगे? 10,000। वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड। जब मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, खरीदने से टू बैंक लिखते हैं ना बेटा, कितना में खरीदे? 10,000। और जब मैं आपका बैलेंस शीट बनाऊंगा 31 मार्च को, बाई बैलेंस सीडी, यहाँ पे वैल्यूएशन करूंगा तो कौन सा वैल्यूएशन करूंगा बेटा? 10,000। और ये इन्वेस्टमेंट का लेजर बंद हो गया। और फिर 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी। लेजर तो जानते ही होंगे ना आप लोग। ओके, इस तरह से होगा। ये समझ में आ गया? अब देखो मैं फिर से लिखता हूँ बेटा, कॉस्ट कितना? 10 और फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू 9,500। अब इसका आंसर करना है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन तो वैल्यूएशन क्या करेंगे? 500 बीइंग लोअर, बीइंग लोअर। इट्स रॉन्ग, मेरा 10,000 का माल था, कितना हो गया? 9,500। लॉस हो गया क्या? तो यहां पे और एक पॉइंट आ जाएगा, लॉस इन वैल्यूएशन। 10,000 का माल 9,500 हो गया, 500, ये लॉस हो गया। ये फ्यूचर में लॉस होने वाला है चिराग बाबा, बट आपको तो बोलते ही हो कि गम जितना लेना है ले लो, क्योंकि फाइनल का खुशी तुमको मिलने वाला है। तो फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो अभी दिखा लो। क्लियर? लॉस हो गया, कितना लॉस हो गया? 500। कितना? 500। 10,000 का माल रखे रखे 500 लॉस। किस्मत कितना खराब है। तो पीएल में डाल देंगे लॉस को। कितना लॉस हो गया? तो फिर एंट्री हो जाएगा पीएल टू इन्वेस्टमेंट। कितना बेटा? डन ना? अब देखो जब मैं जब मैं अकाउंट बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट खरीदा था ना, खरीदने का एंट्री दिखाया था ना आप लोगों को, कितना? और जब वैल्यूएशन करेंगे बाई बैलेंस सीडी,
ये कौन सा वैल्यू दिखाएंगे? 9500। वेरी 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 गुड। जब आप लोग सम करोगे ना, इस पे गलती करोगे, श्योर गलती करोगे, मैं आपको संभालते चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होलसेल में गलती होती, होलसेल में 9500। तो आपको दिख गया ना बेटा, 10 का माल है, 9500 तो लॉस हो गया ना। तो फिर ये एंट्री दिख रहा है आपको, पीएल टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट में क्या आ जाएगा? बाई पीएल ऊपर आएगा। हाँ, सीडी के नीचे नहीं आएगा, सीडी इज द लास्ट फिगर। कितना? ये मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे आता है, तो 10,000 कॉस्ट था, इधर भी 10,000 ही हो जाएगा। क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड, करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड, current investment is valued at cost or fair value, whichever is lower. वैल्यूएशन साल के लास्ट में ही होता है, 31 मार्च या 31 दिसंबर क्लोजिंग डेट का ही वैल्यूएशन होता है, बैलेंस शीट के लिए हो या। तो वैल्यूएशन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट ऑन ओवरऑल बेसिस इज नॉट एप्रोप्रिएट। मेरे पास X लिमिटेड में भी शेयर्स खरीद के रखे, Y लिमिटेड में भी रखे, Z लिमिटेड में भी रखे, तीनों का एक साथ नहीं करेंगे। XX अलग, YY अलग, Z अलग। द मोर प्रूडेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड इज टू कैरी इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली एट कॉस्ट और एंड फेयर वैल्यू। हर एक इन्वेस्टमेंट का अलग अलग करना है। Any reduction to fair value is included in PL। अगर उसका वैल्यू कम जाता है तो आपका लॉस है, कहां डाल देंगे? PL। तो मेरा करंट इन्वेस्टमेंट था, करंट इन्वेस्टमेंट उसका वैल्यू कम गया तो PL में डाल दिए। फिर उसका वैल्यू अगर बढ़ भी जाता है ना, आगे चलकर बढ़ भी जाता है, मैं भी बताऊंगा, तो यहां पे कम गया, कितना कम गया बेटा? 500 कम गया। फिर आगे चलकर इसका वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 11,000 हो गया। शॉर्ट पीरियड में बढ़ते जाता है, कमते जाता है, तो वैल्यू बढ़ गया ना, तो 11,000 नहीं दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट कितना में खरीदा था? 10 में। तो फिर वैल्यू बढ़ा देंगे, लेकिन 10,000 तक ही लाएंगे। कितना तक? 10,000। 500 वैल्यू फिर बढ़ा देंगे, जितना कम किया था उतना बढ़ा देंगे, अगर बढ़ जाता है तो। इन सब बातों को मैं समझाऊंगा धीरे धीरे से। चलिए लिखते हैं, क्या लिखा बेटा? वैल्यूएशन ऑब्लिक कैरिंग अमाउंट। पॉइंट नंबर 1, करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट, करंट इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट lower of cost and fair value, is valued at lower of cost and fair value, full stop. Reduction in value is transferred to PL, reduction in value is transferred to PL, full stop. Each investment should be valued separately, each investment should be valued separately, that is overall basis not allowed. Each investment is valued separately, that is overall basis is not allowed. Each investment is valued separately, that is overall basis is not allowed. एक साथ सबका नहीं करेंगे। एग्जाम्पल वन लिखते चलना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000,
फेयर वैल्यू 11,000, कॉस्ट 10,000, फेयर वैल्यू 11,000, आंसर। तो वैल्यूएशन इज इक्वल टू 10,000 बीइंग लोअर। डन। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। खरीदेंगे तो टू बैंक, और जब भी लेजर बंद करेंगे बाई बैलेंस शीट वैल्यूएशन करेंगे। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बाई बैलेंस शीट वैल्यूएशन से लाएंगे। डन। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 भी लिख लेंगे। कॉस्ट 10,000, फेयर वैल्यू 9,500। इस एग्जाम्पल में किसी को कोई डाउट है क्या? इस एग्जाम्पल पे, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है। एनीवन, एनी डाउट? सौरभ, एनी प्रॉब्लम? ये हो गया। यार, इस इन्वेस्टमेंट का लॉस दिखा दिया हम लोगों ने। कितना रुपया पीएल में लॉस दिखा दिया? 500। अगर फिर इसका वैल्यू बढ़ जाएगा ना, फिर 500 तक हम लोग प्रॉफिट दिखा सकते हैं। 500 से ज्यादा नहीं, कॉस्ट से ऊपर नहीं आएंगे उस पर। ये समझ में आ गया सबको? और ये हम लोग को सम्स में यूज करना है। अब मैं दिखाता हूं कि एग्जाम्स में कैसे इस पे 5 नंबर के क्वेश्चंस आए हैं, आपको मिलेगा। ये समझ में आ गया? फिर से बोलना, करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन क्या होगा? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, सारा मिलाकर ना, ईच इन्वेस्टमेंट। और लॉस हो गया तो क्या करेंगे? पीएल में ट्रांसफर। ये देखेंगे अपने बुक में आना है बेटा। बुक से भी 4-5 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पेज नंबर 2।
CP Limited has marketable equity shares short term investment. मार्केटेबल मतलब जब चाहे तब बेच सकते हैं, और इक्विटी शेयर्स है, शेयर्स डिवेंचर का वैल्यूएशन सबका एक ही तरीका है, बट शॉर्ट टर्म को अंडरलाइन कर दो. शॉर्ट टर्म मतलब करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, ये आपका करंट इन्वेस्टमेंट है. द कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 22. सिक्योरिटीज उसने एक्स में पैसा लगाया 500 शेयर्स. आप इसे समझो कि एक्स लिमिटेड में 500 शेयर्स खरीदा. 2750 कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू 3400. फिर उन्होंने वाई में 800 शेयर्स खरीदा, कंपनी वाई में समझ लीजिए. 8000 पे खरीदे कॉस्ट, और उसका मार्केट प्राइस है 7500. और उन्होंने कंपनी जेड के भी 700 शेयर्स खरीदे और उनका कॉस्ट है 6500, मार्केट प्राइस ही 6450. कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च. 31 मार्च को वैल्यूएशन कीजिए, कौन सा वैल्यू पे दिखाएंगे. तो बेटा पहले तो ये पता चल गया ना करंट इन्वेस्टमेंट है, तो आपके दिमाग में आना पड़ेगा वो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तीनों का मिलाकर नहीं. एक्स 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 अलग, वाई 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 अलग, जेड 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 अलग. तो क्या होगा बेटा, एक्स लिमिटेड का क्या लेंगे हम लोग वैल्यूएशन, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. हमेशा कॉस्ट ही होता है, मार्केट प्राइस क्यों लेते, कॉस्ट ही लेते, मार्केट प्राइस कभी नहीं लेते. लॉस कराएगा तब ले लेंगे, अदरवाइज एकदम कॉमन सेंस. आप क्लास 2-3 से सीखते आ रहे हो. कोई आप कॉपी खरीदते हो 10 रुपया में, तो बोलते हो कि ये 10 रुपया का कॉपी है, 10 रुपया इज द कॉस्ट. तो आज इंटर में आके थोड़ा ना कुछ अलग सीखना है, वही सीखना है जो क्लास 1-2 से बोलते आ रहे हो. कॉस्ट, हाँ लॉस होगा तो अभी दिखा देंगे, वो आके इंटर में सीखोगे. तो कॉस्ट तो आप सबको पता है, क्या लिखेंगे 27. वाह ग्रेट, बिल्कुल सही जवाब, वेल डन. वाई लिमिटेड में 800 शेयर्स खरीदे, उसका वैल्यूएशन क्या लेंगे. यस, यहां पे कॉस्ट लेना चाहिए, बट वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ये तो लॉस कराने वाला है, तो लॉस आज ही दिखा देना है, उसलिए क्या ले लेंगे 7500. और कंपनी जेड में क्या लेंगे 6450. एंड जब ठीक है बेटा, एंड अब हम लोग बैलेंस शीट में जब टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे क्लाइंट का नोट से, ये टोटल वैल्यू दिखाते हैं. टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 16,700. बेटा ऐसा क्वेश्चन पे पहले 5 नंबर मिलता था, अब एटलीस्ट 1 या 2 नंबर तो जरूर मिलेगा एमसीक्यूज में. एमसीक्यूज में सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड आएगा. ऐसा सीन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा. तो या तो पहला एग्जाम में वो डायरेक्ट वाला भी देख सकते हो जो आप लोग स्कूल कॉलेजेस में देखते थे, बट हम लोग ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन करेंगे कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा, फिर उसमें से 5 उसके आंसर क्वेश्चन दे देगा, ये निकालो ये निकालो ये निकालो ये निकालो, इसको सिनेरियो बेस्ड बोलते हैं. तो आपको लास्ट वाला जो बुक मिलेगा यही सब मिलाकर क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा आपको, बट उसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, जो अभी पढ़ रहे उसी से होगा. ये क्लियर है, एकदम क्लियर है सबका. अब अगर ये सब्जेक्टिव आया तो आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा एस. एस का आंसर किस तरह से लिखा जाता है ये भी पढ़ना है, क्योंकि इस बार 55 to 65 मार्क्स का तो एस ही आने वाला है. तो लिखने का तरीका यहाँ पे कुछ कुछ तो सीए इंस्टीट्यूट का मैंने लिख ही दिया है, और कुछ कुछ मैंने इंटेंशनली आंसर नहीं लिखा है, क्योंकि मैं डिक्टेट करके लिखाऊंगा, आपको लिखना सिखाऊंगा. तो पहला आप लोग एस का आंसर लिखने जा रहे हो, और एस का आंसर लिखने का ना 2 पैराग्राफ में लिखना होता है. फर्स्ट पैराग्राफ में वो प्रोविजन लिखना होता है एक्ट में जो लिखा है, दैट इज करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होता है वो लिख देंगे, और सेकंड पैरा पे अपना आंसर. जब भी एस का क्वेश्चंस करेंगे तो हमेशा 2 पार्ट में आंसर करेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो एस में लिखा है उसका एकदम सिंपल अपना इंग्लिश,
कोई किसी का इंग्लिश नहीं चाहिए, आपको जो समझ में आया वो लिख लेंगे। एज का नाम लिखने से अच्छा रहता है और याद भी रहता है, याद हो जाएगा। और सेकंड में आंसर। और कभी कभी आप ऑडिट में जाओगे ना, क्लाइंट ने इसका उल्टा करके रख दिया, तब तो 3 पैराग्राफ में आंसर लिखना पड़ेगा। एक में क्लाइंट को बोलना पड़ेगा एज ये बोलता है, फिर दूसरा में बोलना पड़ेगा ये होना चाहिए, और तीसरा में बोलना पड़ेगा आप गलत हो, ठीक कर लो। तो जब आपके क्लाइंट काम कर दिया है और आप ऑडिट में जाओगे तो उसको समझाने के लिए 3 पार्ट है। जब आपका क्लाइंट आपसे पूछेगा तो 2 पार्ट है। एक व्हाट इज मतलब इसका इंफॉर्मेशन क्या है एएस में, वो बता के आंसर, और कुछ नहीं। और बहुत सारा आंसर्स लिखा हुआ है। ये जो आंसर्स लिखे गए हैं ये सीए इंस्टीट्यूट का एग्जाम के क्वेश्चंस है, और एग्जाम्स के क्वेश्चंस के साथ जो आंसर बनाता है पेपर सेटर, उनका आंसर है ये सीए इंस्टीट्यूट का आंसर। ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडेक्सिंग करो, सिखाया था ना। इंडेक्सिंग कर लिया। कॉपी में बुक का नंबर, बुक में कॉपी का नंबर लिखेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, current investments are valued at, as per accounting standard 13, as per accounting standard 13, current investments are valued at lower of cost, current investments are valued at lower of cost and fair value. फुल स्टॉप, बस यही था। ये है एस का प्रोविजन, यही तो था ना बेटा। करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। सेकेंड पैरा, देयरफॉर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट on 31st March 2022, carrying amount of investment on 31st March 22, अंडरलाइन करके नीचे लिखना दो घर बना लेना। सुनेंगे बोर्ड पे देखेंगे, ये नहीं चाहिए। दो घर बना लेना, एक सिक्योरिटीज का नाम और एक वैल्यूएशन, 2 कॉलम्स बना लेना, सिक्योरिटीज और वैल्यूएशन। सिक्योरिटीज के नीचे एक्स वाई जेड जैसे जैसे लिखा है, और वैल्यूएशन। एक्स 500 शेयर्स और वैल्यूएशन रुपीस में 2750, Y 800 shares 7500, Z 700 shares 6450। ये सेकंड बेंच कुछ मिस हुआ क्या? सेकंड बेंच मिस हो गया क्या? हो गया। कितना आया तीनों जोड़ के? 16,700। क्लियर? ये देखेंगे P6, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया हुआ है आपके पेपर में। मेसर्स इनोवेटिव गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड है, इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 October 21
एट ए कॉस्ट ऑफ 2,50,000, अंडरलाइन करना 1 अक्टूबर 21 को शेयर्स खरीद लिया 2,50,000 का। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज्ड, इन्होंने पहले भी खरीदा है गोल्ड 4 लाख का, सिल्वर 2 लाख का। 1 मार्च 2015, बहुत पहले खरीद के रखा है गोल्ड सिल्वर 2015 में, और अभी अभी भी खरीदा है 21 में शेयर्स। तो आपके क्लाइंट कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया? पुराना इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर, और नया इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑन 31 मार्च 22, मतलब अभी साल खत्म हुआ, शेयर्स का वैल्यू, गोल्ड का वैल्यू, सिल्वर का वैल्यू। हाउ अबोव इन्वेस्टमेंट विल बी सोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप ऑडिट में गए हो, किस तरह से क्या वैल्यू दिखाएंगे अपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट फॉर 31 मार्च 22 एज पर प्रोविजन ऑफ एज 13। डन। तो बेटा चलते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं। पहले गोल्ड को पकड़ते हैं। गोल्ड मेरे को आसान लग रहा है, शायद आप लोग को भी आसान ही लग रहा होगा। व्हाट्स द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड? लॉन्ग टर्म। पढ़ाए नहीं है बट लिखवाए नहीं है, बट ऐसे बोल दिए। तो गोल्ड का कौन सा वैल्यू दिखाएंगे? कॉस्ट। अरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला था ना थोड़ी देर पहले, कॉस्ट। क्या बेटा? कॉस्ट। तो कॉस्ट दिखाएंगे। तो कॉस्ट है 4 लाख और उसका मार्केट वैल्यू है 6 लाख। तो गोल्ड का वैल्यू क्या दिखाएंगे? 4 लाख। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिल्वर भी क्या है बेटा? 2015 में खरीद के रखे हो, ये भी क्या है? क्या ये? लॉन्ग टर्म। कितना में खरीदे हो? 2 लाख। और अभी बाजार में वैल्यू कितना है? 3 लाख 50। ये भी देखना है क्या? नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। तो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड 4 लाख दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर कितना दिखाएंगे? 2 लाख। और शेयर्स खरीदे हो, शेयर्स तो 1 अक्टूबर में खरीदे हो 21, और अभी तो मार्च ही है 22। कुछ नहीं बोलेंगे, क्लाइंट से पूछेंगे कि आप शेयर्स को बेचना के लिए खरीदे हो ना रखने के लिए। तो क्लाइंट बोलेगा नहीं कि हम इसे बेचने के लिए रखे, तो इसको क्या बोलेंगे? करेंट इन्वेस्टमेंट। और क्लाइंट बोलेगा शेयर्स है, हम रखेंगे इसे, तो फिर क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म। तो 2 आंसर बनेगा। गोल्ड में एक ही आंसर बनेगा, सिल्वर में एक ही आंसर बनेगा, गोल्ड और शेयर्स में करेंट इन्वेस्टमेंट सोच लीजिए। तो करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन क्या सिखाया? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट है 2,50,000, मार्केट प्राइस है कितना? 2,25,000। तो वैल्यूएशन किस पे करेंगे भाई? 2,25,000। अगर करेंट इन्वेस्टमेंट है। नहीं, आपका क्लाइंट बोलता है नहीं 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 नहीं, नहीं इसे हम रखेंगे, तब तो मार्केट वैल्यू से तो मतलब ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा तो क्या होगा? कॉस्ट। तो शेयर्स का आंसर 2 बनेगा और गोल्ड और सिल्वर का आंसर तो एक ही बनेगा। पक्का? ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 नंबर का, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देखो। सीए इंस्टीट्यूट का आंसर है। एज पर एज 13 ऑन अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, for investment in shares, if investment is purchased with the intention to hold for short period, it will be shown at net realizable value. अगर शॉर्ट पीरियड के लिए रखा है तो उसको हम लोग मार्केट प्राइस पे दिखा देंगे 2,25,000। सही है बेटा? फिर if equity shares are purchased with intention for long term period, it will be continued at cost. किस पे दिखाएंगे? कॉस्ट पे। हम लोग लॉन्ग टर्म पढ़े नहीं, प्रॉपरली नोट्स नहीं लिखे, अभी हम लोग करेंट पे ही है, बट थोड़ा सा बोल दिए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। बट जिस कंपनी में, अदानी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, अदानी का हालत खराब हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कमेगा।
हम लोग चर्चा करेंगे, बट एक बार कॉस्ट, ठीक है ना। तो दो शेयर्स का दो आंसर क्लियर, ओके। बट आप लोग क्या करोगे ना, एक ही आंसर आपके दिमाग में आएगा, शॉर्ट टर्म करेंट, बट ग्रो अप हो, खूब पढ़ो जितना पढ़ाते हैं, और खूब सोचो और खूब पूछो, तो ठीक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, हाउएवर प्रोविजन फॉर डिमिनिशन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इफ टेम्पररी अदर देन टेम्पररी, बताएंगे आपको। So as per investments acquired for long term shall be valued at cost. Gold and silver generally purchase intention for long term until unless otherwise, hence investment in gold and silver purchase 2015 will be shown at cost. Realizable value को देखने का जरूरत नहीं है, क्लियर है बेटा। ऐसे आंसर लिखना है, लैंग्वेज ये नहीं चाहिए, लैंग्वेज विल बी योर्स, ऐसे करते करते आप सीख जाएंगे। चलो, तो ये भी आप लोग समझ गया। आगे बढ़े हम लोग, वैल्यूएशन पढ़ा रहे थे, करेंट इन्वेस्टमेंट, वो आंसर आप पढ़ने सक जाएंगे ना घर पे, आप लोग सक जाएंगे ना GRRE, ओके। आइए, करेंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। सर फेयर वैल्यू क्या होता है, ध्यान से सुनना, मार्केट वैल्यू ही क्या माना जाता है बेटा, फेयर वैल्यू। मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू है वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, उसी को फेयर वैल्यू। सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है बेटा, सेल्स वैल्यू माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल, जिसको आपने क्या बोला था, नेट सेल्स वैल्यू। बेयर एक्ट में लिखा है फेयर वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू एट विच एसेट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन नॉलेजेबल सेलर एंड नॉलेजेबल बायर। नॉलेजेबल जो बेच रहा है वो भी नॉलेजेबल है, जो खरीद रहा है वो भी नॉलेजेबल है, तो जिस प्राइस पे हम लोग एक्सचेंज करेंगे एसेट उसको फेयर वैल्यू, वो आपको बेयर एक्ट लिखना नहीं है। फिर बोला है नॉर्मली मार्केट वैल्यू और NRV इज टेकन एज फेयर वैल्यू। कौन सा वैल्यू, मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फिर बताया गया मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे, सेल प्राइस, मतलब जो एसेट्स है इसको बेचकर कितना रुपया मेरे को मिलेगा, एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस माइनस एक्सपेंसेस को बोलते हैं हम लोग NRV, उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू, वही क्या बन जाएगा, फेयर वैल्यू। तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, बस यहाँ पे कहीं पे एक बॉक्स में ये तीनों को लिख लो, फेयर वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑब्लिक नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑब्लिक नेट रियलाइजेबल वैल्यू is equal to expected sales value minus expenses on sale, expected sales value minus expenses on sale, expected sales value minus expenses on sale। सो मार्केट वैल्यू को ही मानते हैं हम लोग फेयर वैल्यू, सेल प्राइस को ही मानते हैं फेयर वैल्यू, सेल प्राइस ही आपका क्या है बेटा, फेयर वैल्यू। मतलब जिस प्राइस में ये एसेट्स को आप बेचोगे उसी को बोलते हैं सेल प्राइस, उसी को बोलते हैं मार्केट प्राइस, उसी को बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। एकदम सिंपल है, टर्म डिफाइन नहीं करना है आपको, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को, डन। अब एक बहुत टेक्निकल बात करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से मेरा बात को सुनना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आज नहीं बेचने वाले हैं, इसलिए इट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। इसका मार्केट प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, मार्केट प्राइस जो भी होने दो, सरदा रानी तो इसे अपना लॉन्ग टर्म सहारा बना के रखेगी, तो आज का मार्केट प्राइस से कोई मतलब नहीं है। सो जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा टन से दिमाग में आना चाहिए कॉस्ट। अरे मार्केट प्राइस कम गया, अरे कम नहीं दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बेचेंगे थोड़े ना, हमारा लॉस थोड़े ना होगा,
आज बेचने वाले रहते तो लॉस होगा, बेचने वाले हैं क्या, नहीं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। मार्केट प्राइस बढ़ गया, मार्केट प्राइस कम गया, बढ़ने से तो मतलब ही नहीं है, कमेगा, लॉस, लॉस आज होगा ही नहीं क्योंकि आज हम बेचेंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं। इसलिए क्लास 11 पे आप फिक्स एसेट्स को हमेशा कॉस्ट पे दिखाते थे, बट क्लास 11 पे स्टॉक को कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर लोअर दिखाते थे, बिकॉज फिक्स एसेट बेचेंगे नहीं और स्टॉक तो बेचने वाले। 11 पे दिखाया, 12 में दिखाया, फाउंडेशन में, बीकॉम में, जिंदगी भर बैलेंस शीट में वो लैंड दिखाते थे कॉस्ट पे और स्टॉक दिखाते थे कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर लोअर। कितने सारे बैलेंस शीट आपने बनाए होंगे। यही तो रीजन है कि जमीन बेचने के लिए नहीं है, मार्केट प्राइस से मतलब नहीं है, और इन्वेस्टमेंट बेचने का है तो मार्केट प्राइस से मतलब है। सो कॉस्ट। लेकिन जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वहां पे बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, वहां पे बहुत लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। तो जब जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत घोटाला हो रहा है, लाइक बायजूस, अभी सुन रहे हो बायजूस में बहुत कोई इन्वेस्ट किया होगा, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स या उधर कुछ भी टाइप का इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो बहुत बायजूस का नाम होता था, शाहरुख खान आते थे, इंडिया टीम, तो हम लोग भी सोचा बहुत पैसा वाला लगा दिया, और अब तो वहां पे डैश 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 न्यूज ही सुनने मिलता है बायजूस का। तो सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं, सब कोई छोड़ रहा है, ऑडिटर भी छोड़ रहा है उनको, तो उनका वैल्यूएशन धम से गिर गया नीचे, बहुत गिर गया। तो और भयंकर लॉस, 2-2 हजार करोड़, 3-3 हजार करोड़ लॉस है। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस समय, तो उसका वैल्यू भी तो कम जाएगा। तो वो लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया, ये भयंकर लॉस। उन्होंने तो फीफा वर्ल्ड कप को भी स्पॉन्सर कर दिया। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देगा, और अब ऐसा लॉस हो रहा है ना, पता नहीं अब क्या चलेगा उनका, भगवान ही। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी तो कम गया ना, तो वो परमानेंट डिक्लाइन है, वो टेम्पोररी डिक्लाइन नहीं है। तो फिर हम अपना इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम कर देंगे। अदरवाइज किसी के हिम्मत नहीं है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट। चिल्ला चिल्ला कर बेयर एक्ट में लिखा गया है कॉस्ट। वेयर देयर इज डिक्लाइन, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बायजूस में किए हो, अदानी ग्रुप में किए हो, और वहाँ का वैल्यू कम गया, वहाँ लॉस हो रहा है, तो आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी कम जाएगा। वेयर देयर इज डिक्लाइन, आपका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम रहा है, अदर देन टेम्पररी, ये 1-2 दिन का नहीं, बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा घपला है, न जाने क्या हाल होगा इस कंपनी का, तो आपका इन्वेस्टमेंट का हाल भी बहुत बुरा हो गया। लॉन्ग टर्म ही था, बट अदर देन टेम्पररी, in carrying amount of long term investment, the resultant reduction in carrying amount is charged to PL. Long term investment is always valued at cost. If there is decrease in value of investment other than temporary, then even long term investment is valued at cost or market price whichever is lower, and the loss will be transferred to PL. ऐसे छुटमुट का कभी ऊपर नीचे वैल्यू होता है तो उसको लेना देना नहीं। तो अगर आपके नींद में भी, सपने में भी आके कोई पूछे लॉन्ग टर्म, सीधा बोल देना कॉस्ट। फिर अच्छा से जगा के बोले अरे रुको भाई, अदानी में, बायजूस में, ओ हाँ यहाँ पे, तो ये तो डूब रहा है, तब तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगा, और ये टेम्पररी नहीं डूबेगा, ये परमानेंट डूबेगा, तब तो लॉस दिखाएंगे, पीएल में दिखा देंगे। समझ में आया बेटा? तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑलवेज एट कॉस्ट। इफ देयर इज डिक्लाइन अदर देन टेम्पररी, ये बेयर एक्ट है, लॉ है, मतलब हम लोग अपने कैसे भी लिख लेंगे। इफ देयर इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर देन टेम्पररी, then the loss, then long term investment is always then also valued at cost or market price whichever is lower, and the loss will be charged to PL. तो आज के क्लास से ना ये 4 पॉइंट आप लोग बहुत बड़ा बड़ा लेके जाओगे। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और जिंदगी भर नोट छापोगे भाई इससे। बैलेंस शीट जब जब बनाओगे ना, ये आज ही याद आएगा, सिखाया था हम लोगों को।
करंट इन्वेस्टमेंट क्या था? रेडली एंड नॉट मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, बस काफ़ी है। उसके बाद जैसे लिखना लिख देना, और जो करंट नहीं है वो लॉन्ग टर्म, और कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग दोनों के हिसाब से आंसर देंगे। नाउ द वैल्यूएशन पार्ट, करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर एंड द लॉस होगा वो पीएल में चार्ज करेंगे। रिवर्स जो होता है वो बढ़ाएंगे, वो कल पढ़ाएंगे, एक दिन पढ़ने से उड़ जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट। इफ there is decline in value of investment other than temporary, 5-6 केस स्टडीज आपको मिलेगा अभी एग्जाम का, ये टर्म लिखना पड़ेगा आपको। इफ देर इज डिक्रीज या डिक्लाइन, पूरा एज इट इज लिख दो तो अच्छा है, बट नहीं लिखो तो भी अच्छा है। इफ देर इज डिक्लाइन इन वैल्यू अदर देन टेम्पररी, then the loss should be recognized. Loss should be recognized. Then even long term should be valued at cost or market price, whichever is lower. और इनका लॉ में ये लिखा है, क्या लिखा है? When there is decline other than temporary in carrying amount of long term investment, resulted reduction should be charged to PL. जो रिडक्शन होगा उसको कहाँ चार्ज कर देंगे? PL। ये बेयर एक्ट है, मैं नहीं बोलूँगा कि आपको ये याद रखना है। याद रखने का किसको आदत है तो अच्छा है। आप सिंपल इंग्लिश लिखो तो भी वही नंबर, ऐसे लिखो तो भी वही नंबर, ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट बढ़ जाएगा, बोलेगा ये बच्चा एकदम एक्ट को पढ़ के है अच्छा से, सब में फुल मार्क्स है। तो बस रटने का कोशिश नहीं करना। और फिर एनी रिडक्शन इन कैरिंग अमाउंट इज रिवर्स्ड, ये मैं कल पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाने से ना उड़ जाएगा। तो आज सिंपल फर्स्ट पार्ट तक करके और क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखिए बेटा, करेंट का लिख लिया था ना, देखो ना, वैल्यूएशन कर रहे थे बेटा, करेंट का लिख लिया था। अब लिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। Long term investment is valued at cost. Long term investment is valued at cost. Long term investment is valued at cost. Full stop. If there is decline in value of investment, if there is decline in value of investment, if there is decline in value of investment other than temporary, other than temporary, other than temporary, then for then reduction in value of investment, then reduction in value of investment is charged to PL. Then reduction in value of investment, then reduction in value of investment is charged to profit and loss. Then beta PL में, for example, long term investment, long term investment in shares oblique land building, long term investment in shares oblique land oblique building oblique gold, long term investment in shares में लगा दिया, in gold लगा दिया, land and building oblique debenture कहीं भी लगा दिया, cost 50,000, कॉस्ट 50,000, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, कहीं भी लगा दिया, कॉस्ट कितना है? 50,000, मार्केट वैल्यू 60,000, आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 50, मार्केट वैल्यू 60। आंसर दीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन क्या होगा? कॉस्ट। सो आंसर लिखेंगे, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू value of investment is equal to cost. Long term investment always cost. The value of investment cost. कितना cost? 50,000. Very very good. Example next. Cost 50,000. Market price 45,000. Cost 50,000. Market price
45,000। अभी रुकना, जवाब मत देना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दिल में किसको बसा लिए हो? कॉस्ट को। कॉस्ट ही बोलना, मार्केट प्राइस कोई नहीं बोलना। कॉस्ट 50, मार्केट प्राइस 45, मार्केट प्राइस जाए कोई मतलब नहीं। तो अभी मैं पूछूं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आप अपने क्लाइंट के लिए क्या जवाब दोगे? कॉस्ट 50,000। फिर क्लाइंट से पूछोगे साहब आपने कहां पे इन्वेस्ट किया? हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया। क्या हाल चाल है कंपनी का? हाल चाल मजा है। अरे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे कम गया? अरे वो कुछ दिन का बात है, अप एंड डाउन होते रहता है, फिर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तो 50 दिखाएंगे। अरे वो न्यूज चैनल में आया, इतना घपला किया, ये कंपनी तो सेबी लग गया, ईडी लग गया है, वो सब लग गया है, कोर्ट वगैरह लग गया है, ये तो बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी निकला। तो डिक्लाइन हुआ। हाँ, इट्स नॉट टेम्पररी, इट्स अदर देन टेम्पररी। तो फिर 45,000 दिखाएंगे। डन। लेकिन पहली नजर में क्या आंसर आएगा? कॉस्ट। ठीक है, लिखना, आंसर लिखना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 50,000, है ना बेटा? लिखो आंसर। लिख लिया? दैट्स ग्रेट। तो क्या लिखा बेटा? आंसर 1, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट कॉस्ट, सो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 50,000, फुल स्टॉप। 50 होगा ना बेटा? फर्स्ट बेंच कुछ मिस हो गया क्या? सो लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000। इसी में सेकेंड पैरा लिखेंगे, इफ डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अदर देन टेम्पररी, if decline in value of investment is other than temporary, ओहो अदर देन टेम्पररी है, तो फिर तो या इन्वेस्टमेंट शुड बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, investment should be valued at market price, that is rupees 45,000 being lower, market price, market value being lower। ठीक है, and loss in valuation will be charged to PL। लॉस इन वैल्यूएशन कितना हो जाएगा बेटा? लॉस इन वैल्यूएशन 5,000 will be charged to PL। लॉस इन वैल्यूएशन will be charged to PL। डन। ये तो मेरा एग्जाम्पल्स था आपको ये समझाने के लिए। अब इस पे डेडिकेटेड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम पे आए हैं और कैसे लिखना है आपको बता रहे। बेटा ये हो गया, आपका मिस हो गया क्या भाई? हो गया? एकदम सिंपल था। तो देखिए अब इस पे आपको क्वेश्चंस आपके सीनियर्स को कैसे कैसे मिले हैं ये देखिए। ये आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं मैं, आपके एग्जाम्स पे आया हुआ क्वेश्चन है P8। बुक नहीं खोलने से भी होगा, यहां देख लो बेटा। परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपका क्लाइंट है। परिधि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अनदर अनलिस्टेड कंपनी 1 मई 2012 को 3 लाख में इंटेंशन ऑफ होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। आपके क्लाइंट ने किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर्स खरीदा 1 मई 2012 को, 3 लाख में खरीदा, होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। तो आप जैसे सीए ने उसे क्या बना दिया? लॉन्ग टर्म, पक्का। अब कॉस्ट पे द पब्लिश्ड अकाउंट ऑफ अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन जनवरी 22। जो अकाउंट्स फाइनल होता है उसके बाद वो पब्लिश किया जाता है। तो 22 में दिखा कंपनी हैज इनकर्ड कैश लॉसेस। कंपनी में ना बहुत लॉस हुआ है, बहुत लॉस हुआ है। विथ डिक्लाइन इन मार्केट शेयर, कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो भी डिक्लाइन हुआ है।
अभी बायजूस का तो बहुत ही वैल्यूएशन कम है, बस गूगल करो आपको दिखेगा। सेंटर्स बंद कर रहे हैं बायजूस, बड़े बड़े ऑफिसेस जितने बैंगलोर दिल्ली में खोले थे सारे बंद हो रहे हैं, उनका मार्केट शेयर कम रहा है। जब कोविड पीरियड था तो बूम हुआ था, उस समय सब पढ़ते थे, अब सब ठीक हो रहा है। तो सबको पता है कि फेस टू फेस का अलग ही इम्पैक्ट है, जहाँ अच्छा मिलता है लोग फेस टू फेस करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले लोग जो थे उनका अब धीरे धीरे कम रहा है, बायजूस का तो यही चल रहा है, मार्केट शेयर भी कम रहा है। तो मार्केट शेयर कम रहा है तो आपका इन्वेस्टमेंट का भी तो हाल बुरा होगा ना, अच्छा होगा? बुरा होगा। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ परिधि लिमिटेड में नॉट फेच मोर देन 45। बाप रे, हम 3 लाख में कर सकता, हंस रही है, मेरे को तकलीफ हो रहा है। सी इज गिविंग स्वीट वाला स्माइल, बोले गए सर, ठीक है गए सर। क्लाइंट के लिए हंसोगे ऐसे तुम? वो हंस रही है, क्लाइंट आपको फी देगा, आइन के पास चला जाएगा क्लाइंट, बोलेगा कैसे सीए हंस रही है। 3 लाख में इन्वेस्टमेंट किया था आपके क्लाइंट ने ऐसे कंपनी में जो बहुत लॉस हो रहा है, शेयर्स भी कम गए उसके, बाजार में जो होता है ना 25% मार्केट मेरा 30, वो भी कम गया, और आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इतना हुआ कि सरदा बेटी आज पहला बार क्लास में हंसी, 45,000 हो गया। 45,000 से ज्यादा नहीं होगा। अब आ गया, अब सीए पे सब काम। यू आर रिक्वेस्टेड टू एक्सप्लेन हाउ विल यू डील विद द अबव स्टेटमेंट। तो बेटा यहाँ पे जितना क्वेश्चंस मिलेगा सब आपको सिखा दिया गया है। इट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बट टेम्प्रोरी इज अदर देन डिक्लाइन, डिक्लाइन इज अदर देन टेम्प्रोरी। तो आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना दिखा दोगे 45, और लॉस को कहाँ चार्ज कर दोगे, पीएल। लास्ट टर्म तक ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता था, इस बार 1 का भी आ सकता है एमसीक्यूज में, 2 का भी आ सकता है, सब्जेक्टिव है तो 5 नंबर। एस 5 नंबर का आता था, पहला 4 क्वेश्चन 20 नंबर का, बट इस बार से क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज होगा। फर्स्ट टाइम आप देखोगे, एक बार प्रेडिक्शन तो मैं करूंगा कैसे होना चाहिए, बट 5 नंबर का ये क्वेश्चन था। क्लियर है? यस बेटा, वो फीलिंग्स आना पड़ेगा। कैश लॉसेस, जिस किसी बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है ना, तो एक दिन में लॉस नहीं होता, लॉस बहुत लॉन्ग पीरियड तक चलता है, और एक दिन में रिकवर भी नहीं होता है। अगर सर अभी यहाँ पे मतलब अमाउंट होता है 2 लाख, तभी समझ में आता है कि यार नहीं तो भी 2 लाख भी होता है तो भी वैल्यू कुछ भी होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो सिम्टम दे देगा कि वो लॉसेस हो रहा है, कैश लॉसेस, उसके पैसा का कमी आ गया है, वो सब तो हम लोग खुद ही फीलिंग बना लेंगे कि अदर देन टेम्प्रोरी है। तो ऐसे डाउनफॉल होता है कि ग्लोबल कंडीशन, यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है तो उसके कारण इंडिया में इम्पैक्ट हो गया, ऐसे नॉर्मल होता है तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज कुछ लॉस वॉस डैश डैश लिख देगा गंदा गंदा वर्ड ना, तो सोच लेना अदर देन टेम्प्रोरी। और देखते ये आंसर तो समझ में आ गया ना। तो आपको एस जितना मैं लिखाऊंगा वो 2 पैरा पे लिखाऊंगा, इन्होंने भी 2 पैरा पे लिखा है ना, बहुत बड़े बड़े लिखते। अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड लॉन्ग टर्म शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। दिल में तो पहले इसी को बसा के रखे हो ना, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नाम के साथ ही लिखना इट्स वैल्यूड एट कॉस्ट, फिर साथ में वो कहानी भी लिखने लगना। फॉर डिक्लाइन इन रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पोररी वैल्यू सच रिडक्शन इज इंडिविजुअली इंडिकेटर। क्या क्या पता चल, कैसे कैसे पता चलता है, मार्केट वैल्यू देखेंगे, इन्वेस्टीज का एसेट्स देखेंगे, हम लोग देखेंगे बायजूस में लगाए ना, तो बायजूस का एसेट्स क्या है वो सब देखेंगे, उनका कैश फ्लोज देखेंगे बायजूस का, वो सब कुछ बायजू का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखेंगे कैसे हो रहा है, और सीए लोग वो सब देख कर ना फीलिंग्स बना ही लेता है कि ये कंपनी का खराब, ये ऐसा है। On this basis, the fact of the case given in question clearly suggests that provision for diminution should be made to reduce carrying amount of shares to 45,000 and the charge the difference loss to PL account. आंसर तो आप लोगों को तो पता ही था, जैसे हमने अभी आंसर लिखे थे ना वैसे ही लिखेंगे, बट यहाँ पे वही लिखना पड़ेगा अदर देन डिक्लाइन बिकॉज कंपनी इज इनकरिंग कैश लॉसेज एंड इट्स मार्केट शेयर इज डिक्लाइनिंग। डन बेटा, तो ये हो जाएगा। अब आप लोग इसके बारे में सोचो, तो P9 के बारे में सोचो, आंसर नहीं पढ़ना, सोचो तो क्या होगा इसका आंसर।
जिसको पढ़ने में तकलीफ होगा अपनी किताब से भी पढ़ सकते हो, P9 है, बोर्ड से भी देख सकते हो, बस आंसर बता दो, प्रोविजन नहीं चाहिए। क्या लग रहा है? ये दोनों इन्वेस्टमेंट है ना, एक लॉन्ग टर्म भी और एक करेंट। तो कंसेप्ट तो क्लियर है, लॉन्ग टर्म को पकड़ लो कॉस्ट में और करेंट को पकड़ लो कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। आइए देखते हैं, एक्स लिमिटेड ऑन 1/1/2015 has made investment 600 lakhs in equity shares of Y Limited। आपका क्लाइंट है एक्स लिमिटेड, उसने 600 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट 1 जनवरी 15 को किया इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड पे, 50% लॉन्ग टर्म। ओ 600 का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म कितना है बेटा? 50% मतलब, और करेंट इन्वेस्टमेंट क्लियर, 600 लाख का इन्वेस्टमेंट किया आपके क्लाइंट ने, 50% लॉन्ग टर्म, 50% करेंट इन्वेस्टमेंट, and rest as temporary investment. The realizable value of all investment 200, all investment का realizable value कितना है बेटा? 200। तो फिर इसका कितना हो जाएगा? ये तो कॉस्ट है और मार्केट वैल्यू 50% पर सबका, सारा इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 200। तो फिर इसका कितना ले लेंगे? 100, और इसका कितना ले लेंगे? 100। डन। तो वैल्यूएशन करेंगे, इसका वैल्यूएशन क्या करते हैं? करेंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, क्या लिखेंगे? 100। करेंट इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को दिल में किसे बसा के रखे हो? कॉस्ट। आगे पढ़ लेंगे, बट ऐसे तो कॉस्ट ही है ना। क्यों हो रहा है? वाई लिमिटेड लॉस्ट अ केस ऑफ कॉपीराइट, कुछ कॉपीराइट का केस था, उससे लॉस हो गया। उसका इम्पैक्ट इतना ही है कि मतलब उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट, उसका वैल्यू भी कम गया। तो अब इसको हम लोग अगर टेम्प्रोरी समझ लेंगे तब तो कॉस्ट भी वैल्यू करेंगे, और समझेंगे अदर देन टेम्प्रोरी तो फिर उसका भी वैल्यूएशन किस पे कर देंगे बेटा? 100। तो इसका वैल्यूएशन ऐसे तो दिल में किसको बसा के रखते हैं? कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट का केस वगैरह है तो इसका ना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो कॉपीराइट का केस मतलब चोरी चपाटी टाइप का ही होता है कॉपीराइट का केस, तो फिर इसका हम लोग क्या देखेंगे बेटा? 100। ठीक है। तो देखो आप लोग बीकॉम और अभी प्रोफेशनल पूरा डिफरेंट है। प्रोफेशनल इज प्रोफेशनल लाइफ, रियल लाइफ पे जो होता है वो देखने मिलता है, उसने कंसेप्ट को समझना है, बहुत समझना है, टफ नहीं है, बट जो समझाया गया वही, और घर में जाके पढ़ना है बेटा, पढ़ना है। देखो एक्स लिमिटेड इन्वेस्टेड 600 लाख, उसमें से 50% लॉन्ग टर्म, 300 एंड टेम्प्रोरी एंड 300 लॉन्ग टर्म। ये तो समझ में आ गया। ओके 13 बोला क्लासीफाई करो करेंट लॉन्ग टर्म, ठीक है। इन द गिवन केस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट 100, तो 100 लाख करेंट इन्वेस्टमेंट का, 100 लाख लॉन्ग टर्म का, यहाँ तक भी समझ गया। अब मेन पॉइंट, अकाउंटिंग में कैरिंग अमाउंट ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट और फेयर वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ और फेयर वैल्यू अकॉर्डिंगली करेंट अमाउंट कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट held as temporary investment should be shown at 100 lakhs and deductions 200 lakh PL। तो फर्स्ट आंसर ये था हमारा, फर्स्ट आंसर ये था। करेंट इन्वेस्टमेंट का आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, 300 का माल है, 100 दिखा दो, और PL में कितना दिखा दो? 200 lakhs, खत्म। अब दूसरा, स्टैंडर्ड फर्दर स्टेट्स दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैरीड एट कॉस्ट। आज की क्लास में तो इतना छोटे ही से तो कंसेप्ट लेके जा रहे हैं, तो याद ही रहना चाहिए कॉस्ट पे।
साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए where there is decline other than temporary the value of investment carrying amount shall be reduced. Y Limited lost a case of copyright which drastically reduced realizable value of one of its share to 1/3 and quite substantial figure. हमने जो 600 लाख में इन्वेस्टमेंट किया था उसका वैल्यू 200 हो गया ना सर, मतलब कितना बड़ा सा एक रिडक्शन है, 1/3 बता रहा है. Losing the case of copyright may affect the business and performance in long run. ये सब ना कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोग को ध्यान पे रखना है. ये सब असेसमेंट आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे तब खुद कर पाओगे. अभी बस समझना है, एक कॉपीराइट का केस को लॉस करने से क्या पता पूरा बिजनेस ही लॉन्ग टर्म खराब हो सकता है. Accordingly, it will be appropriate to reduce carrying amount of investment by 200 and 100 दिखा दो, एंड जो डाउनफॉल हुआ उसे कहाँ दिखा देंगे, पीएल में. डन. तो इस तरह से लिखना है. तो क्लियर है सबका. ये बहुत हिटलिस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में. आपके सीनियर सब एग्जाम देंगे नवंबर में, देखना कितने सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलेंगे. तो इज इट क्लियर. थोड़ा सा बात और रह गया कि रिवर्सल का, वो आज मैं नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा. और नेक्स्ट क्लास से हम लोग बड़े बड़े सम्स की ओर भागेंगे. ये सारे सम्स जो 10-16 मार्क्स का आता है. सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट सेल्स वैल्यू, प्रॉफिट लॉस, वैल्यूएशन, जो लेज़र का फॉर्मेट मैंने सिखाया था उसको रफ कॉपी में लिख कर प्रैक्टिस करें. एक भी नया पॉइंट आने वाला नहीं है. जब मैं रियल चैप्टर स्टार्ट करूंगा आप बोलोगे इतना आसान है. अगर आपको चाहते हैं कि आसान रहे तो मैंने जो आपके कॉपी में दिया है वही आपको रिवाइज करना है, और वीडियो भी देखना है. आपको वीडियो में भी समझ नहीं आए, बहुत कमजोर है आप, तो आरजी आपके साथ है, क्योंकि आरजी का भी मैट्रिक में 49.99% था. तो मैं जब पूरे नॉर्थ ईस्ट को पढ़ा रहा हूं तो आप सीए बन जाएंगे. आप संडे को आना मेरे पास, यहाँ पे बैठना, और हम लोग बैठ के साथ में पढ़ेंगे. लेकिन आप मेहनत करना पड़ेगा और आपका रफ कॉपी लेके आना पड़ेगा. आपको दिखाना पड़ेगा आपने कहाँ पे कोशिश किया है. एक एक बच्चा को संडे को सेकेंड हाफ में मैं बैठा के यहाँ पढ़ाऊंगा, प्रोवाइडेड आप घर में मेहनत करो और नहीं समझ में आए तो. छुट्टी.